अलग अलग जाति के लड़के लड़की का अपनी मनपसंद प्यार करना गलत नहीं था, भागकर शादी करना भी गलत नहीं था, लेकिन अपने प्यार को मंजिल देने के लिए जब वे गुनाह के रास्ते पर उतर गए तो अंजाम बुरा ही होना था। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संजय मौर्य। आज फिर लेकर आया हूं क्राइम दस्तक की एक और नई कहानी। ये कहानी है प्यार, हवस और लालच का, जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। इंसान जब जब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खोता है और नाजायज संबंधों की कपोर कल्पनाएं काम वासना के रूप में उसके मस्तिष्क पर हावी होती हैं, तब तब होता है बड़ा कांड। ये कहानी है राहुल जायसवाल की, जो बरेली का रहने वाला था। वह अपनी पत्नी के साथ बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम थी। राहुल को ऊपर वाले ने वो सब कुछ दे रखा था जिसकी उसको जरूरत थी। दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन अभी तक उसको संतान के सुख से वंचित रहना पड़ रहा था। उसका बरेली में निजी मकान था, जिसके निचले तल पर उनकी ज्वेलरी की बड़ी सी दुकान थी। ऊपरी तल पर उनका निवास था, जहां पर वो पति पत्नी रहते थे। राहुल का नौकर कुलदीप, जो कि एक नौजवान लड़का था, वो फतेहगंज थाना से लगभग 2 किलोमीटर दूर गांव में रहता था। वह सुबह काम पर आता और काम करके रोजाना अपने घर चला जाता था। ये घटना है 3 मई की सुबह 9 बजे की, जब कुलदीप राहुल के घर पहुंचता है और अपने मालिक को दुकान खोलने के लिए कई बार डोरबेल बजाता है, पर मालिक नीचे नहीं आते। फिर सड़क पर खड़े होकर उसने राहुल को कई आवाज लगाई, लेकिन ऊपर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। जबकि रोजाना डोरबेल की आवाज सुनते ही राहुल बालकनी से बाहर झांकते और उसे देखकर दुकान खोलने के लिए चाबियां नीचे फेंक देते थे। दुकान के बराबर से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी, जिसके आगे की ओर चैनल लगा था और उसके पीछे शटर और चैनल दोनों हमेशा राहुल अंदर से बंद रखते थे। शटर को थोड़ा खुला देखकर कुलदीप को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो ऐसा पहली बार देख रहा था। राहुल अगर सामने की दुकान पर चाय भी पीने जाते थे तो शटर लॉक करके जाते थे। कुलदीप ने राहुल के बारे में पड़ोस में पूछा तो कुछ पता नहीं चला। उसने संदेह वाली बात पड़ोसी को बताई, फिर उसने ऊपर जाकर देखने को कहा। कुलदीप पूरा शटर खोलकर सीढ़ियों के रास्ते प्रथम तल से होते हुए जब दूसरे तल पहुंचा तो राहुल के हाथ पैर उसी कपड़ों से बंधे हुए तथा वह अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़ा था। उसे उस हालत में देखकर ही लग रहा था कि वह शायद जीवित नहीं है। कुलदीप घबरा जाता है और उल्टे पैर चिल्लाते हुए वापस नीचे की तरफ भागता आता है। नीचे आकर उसने पड़ोसी को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर पास पड़ोस में सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। पुलिस चौकी पास ही थी। कुलदीप ने इस मामले की सूचना पुलिस चौकी में दे दी। चौकी से अविलंब थाना फतेहगंज पश्चिमी को सूचना भेज दी गई। तकरीबन 15 मिनट में ही थाने से इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस मकान के दूसरे तल पर पहुंची तो सारा का सारा सामान बिखरा मिला। राहुल की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश बेड पर पड़ी थी। उसकी कनपटी पर गोली लगने का निशान था, साथ ही गर्दन पर गहरा घाव था। लग रहा था जैसे गोली कनपटी पर लगने के बाद गर्दन से होती हुई बाहर निकली हो। गर्दन पर किसी तेज धारदार चीज से काटे जाने का निशान भी था और गला कसे जाने के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। इसका मतलब हत्यारा राहुल को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इंस्पेक्टर ने घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दी। सूचना पाकर ही कुछ देर में बरेली के एसएसपी और सीओ मीरगंज भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम के साथ वहां पहुंच गए। एक्सपर्ट की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लग गई। टीम द्वारा अपना काम कर लिए जाने के बाद अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। करीब 60 गज के फ्लैट में बने उस मकान के प्रथम तल पर किचन और बाथरूम के अलावा एक दीवान पड़ा था। यहीं पर राहुल की दुकान का लॉकर था, जिसमें वह ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे जाने वाले गहने और पैसे रखता था। दूसरे तल पर बना कमरा राहुल का बेडरूम था, जबकि तीसरे व अंतिम तल पर टॉयलेट था। जिस बेडरूम में राहुल की हत्या की गई थी वह काफी कम जगह में बना था। एक बेड और एक टेबल के अलावा वहां एक अलमारी रखी थी। इतने सामान से ही पूरा कमरा भरा था। कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी और उसका सामान बाहर निकला था। अलमारी का लॉकर खुला था और बिल्कुल
खाली भी। अलमारी और लॉकर के लॉक टूटे हुए थे। कमरे में टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। कांच का गिलास भी मेज के पास टूटा पड़ा था। गिलास के कांच का एक टुकड़ा खून से सना हुआ था। राहुल का गला शायद उसी कांच से काटा गया था। सीढ़ियों पर चाबी के कई गुच्छे पड़े मिले थे। इस बीच सूचना पाकर बरेली से राहुल के पिता मनोज व अन्य घर वाले आ गए। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि गत दिवस 2 मई को राहुल अकेला था। उसकी पत्नी मीनू 2 मई की सुबह नोएडा चली गई थी। उस दिन शुक्रवार होने की वजह से बाजार की साप्ताहिक छुट्टी थी। सुबह पत्नी को ट्रेन में बैठाने के बाद राहुल अपनी नानी के अंत्येष्टि में चला गया था। उसकी नानी की मौत भी 2 मई की सुबह हुई थी। नानी की अंत्येष्टि में वह गया था, लेकिन घर वालों के रोकने के बावजूद भी जल्दी चला आया था। घटना स्थल के मुआयने से पूछताछ के बाद यह नतीजा निकला कि इस घटना को पुख्ता योजना बनाकर अंजाम दिया गया है। हत्यारों को यह बात अच्छी तरह पता थी कि राहुल घर पर अकेला है। उसकी पत्नी मीनू बाहर गई हुई है, इसलिए घटना को अंजाम देने के लिए 2 मई की रात चुनी गई। हालात बता रहे थे कि घर के अंदर दाखिल होने वाले को राहुल अच्छी तरह जानता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर से घर के अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक अंदर मौजूद शख्स ताला न खोले। बाहर से ताला खोलना किसी भी तरह संभव नहीं था। सीढ़ियों के पास शटर लगा था जिसमें अंदर से ताला पड़ा हुआ था। फिर सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक दरवाजा था, वह भी अंदर से बंद रहता था। अगर किसी ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया होता तो निशान जरूर मिलते। दरवाजों पर कुंडी लगी कुंडियां सही सलामत थी। इसका मतलब ये था कि राहुल ने ही अपने किसी परिचित को देखकर दरवाजे खोले होंगे और ऊपर लेकर गया होगा। कुलदीप ने बताया कि राहुल ने रात को 9 बजे मुझको फोन करके बुलाया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मैं नहीं आ सका। इसके बाद ही किसी समय राहुल की हत्या की गई थी। यह बात सुनकर पुलिस के संदेह के घेरे में कुलदीप भी आ चुका था। पड़ोसियों से मिली सूचना के अनुसार 2 वर्ष पूर्व राहुल के पिता ने 50 वर्ष से अधिक उम्र में दूसरी शादी की थी। तब से बाप बेटे में बिल्कुल नहीं जमती थी, इसलिए राहुल के पिता दुकान पर 2 साल से नहीं आए थे। इसलिए उन पर भी पुलिस का संदेह करना उचित लग रहा था। पुलिस अधिकारियों ने गहन जांच पड़ताल करने के बाद करीब 1 बजे राहुल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बरेली स्थित मोर्चरी भेज दी। मौके पर मिले राहुल के मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। घटना स्थल से पुलिस को 2 बुलेट भी बरामद हुए। उधर राहुल की पत्नी मीनू को पति की मौत की खबर मिली तो वह भी देर शाम दिल्ली से वापस आ गई। राहुल के पिता मनोज की लिखित तहरीर पर इंस्पेक्टर ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 394 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने राहुल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि घटना वाली रात उसने अंतिम कॉल अपनी पत्नी को की थी। उससे पहले उसने 9 बजे कुलदीप से बात की थी। इन दोनों कॉल से पहले राहुल की बात एक अनजान नंबर पर हुई थी। उस नंबर पर उस दिन भी और उसके पहले दिन भी कई बार देर तक बातें की गई थी। इंस्पेक्टर ने जब उस नंबर के बारे में राहुल के नौकर यानी कुलदीप से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह नंबर बरेली के थाना बहेड़ी के अंतर्गत आने वाले गांव की रहने वाली सविता शर्मा का है। कुलदीप उसके बारे में इसलिए जानता था क्योंकि राहुल ने उसे भेजकर कई बार सविता का मोबाइल रिचार्ज कराया था। इससे पुलिस को यह मामला अब अवैध संबंधों का लगने लगा था। पर सविता का अकेले इतना बड़ा कांड कर पाना संभव नहीं था, इसलिए पुलिस के संदेह के घेरे में कई लोग थे, जिसमें राहुल के नौकर कुलदीप और राहुल के पिता भी थे। क्योंकि रंगीन मिजाज होने के कारण अधेड़ उम्र में 2 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी, तब से पिता पुत्र में बिल्कुल नहीं जम रही थी। राहुल ने उनकी शादी का विरोध भी किया था। तब से पूरी दुकान का कारोबार भी राहुल अपने हाथों में ले रखा था। पुलिस ने सविता के घर पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिली। पता चला कि वह 19 अप्रैल को अपने प्रेमी अजय के साथ भाग गई थी। अजय पड़ोस के गांव का रहने वाला था। अजय और सविता का एक साथ भागना और सविता का राहुल से बार बार बात करना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि संभवतः उन दोनों ने ही मिलकर राहुल की हत्या कर लूट को अंजाम दिया होगा। पुलिस ने शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए मुखबिरों की सुरागर्शी पर लगा दिया। 7 मई की दोपहर को एक मुखबिर ने इंस्पेक्टर को सूचना दी कि सविता अपने प्रेमी अजय के साथ इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। यह खबर मिलते ही उन्होंने
उन्होंने तुरंत वहां जाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। सविता थाना बहेड़ी क्षेत्र के निवासी रामेश्वर की बेटी थी। रामेश्वर खेती किसानी का काम करता था। उसका अपनी पत्नी रागिनी से अक्सर वाद विवाद होता रहता था, जो कि कभी कभी भयंकर रूप अख्तियार कर लेता था। वाद विवाद का कारण था रागिनी का महत्वाकांक्षी होना और अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारना उसे नहीं आता था। उसके हाथ में जितना पैसा आता था वह घर की जिम्मेदारियों के बजाय फजूल के कामों में खर्च कर देती थी। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद रागिनी को बंद संवर कर रहना पसंद था। इस वजह से उसके खर्चे ज्यादा बढ़े हुए थे। उसकी फिजूल खर्ची को लेकर पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। इस सबसे तंग आकर रामेश्वर ने रागिनी को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद वह अपने बच्चों के साथ अपने मायके बरेली के ही गांव आ गई, लेकिन जवान बेटी को घर में बैठे देख कुछ ही दिनों में माँ बाप को चिंता होने लगी। उन्होंने किसी तरह दौड़ भाग करके उसकी शादी सेवानिवृत्त फौजी सत्यपाल शर्मा से करा दी। सत्यपाल सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी करते थे। शादी के बाद रागिनी बच्चों के साथ अपने इस ससुराल में रहने लगी। समय के साथ साथ रागिनी की बेटी सविता जवान हो गई। वह बरेली के कन्या डिग्री कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। सविता अपनी मां रागिनी से इसलिए नाराज रहती थी क्योंकि उसने दूसरा विवाह कर लिया था। इस बात को लेकर माँ बेटी में अक्सर झगड़ा हो जाता था। रागिनी अपनी झगड़ालू बेटी से कम ही बोलती थी। सविता के उग्र स्वभाव से कमला काफी डरती थी। सविता भी अपनी माँ पर गई थी। उसके भी काफी ऊंचे ख्वाब थे जिन्हें पूरा करने के लिए वह सही गलत के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहती थी। ऐसी बातों में उसका दिमाग भी काफी तेज दौड़ता था। सविता अपनी ननिहाल जाती रहती थी। एक दिन वहीं पर उसकी मुलाकात अजय से हुई। अजय के पिता भी किसान थे। उसकी 2 बहनों का विवाह हो चुका था। अजय उन दिनों बरेली कॉलेज में BA प्राइवेट की पढ़ाई कर रहा था। इसके अलावा वह पार्ट टाइम में नौकरी भी करता था। अजय का सविता की ननिहाल में आना जाना था। दोनों ने BA के फॉर्म एक साथ भरे थे। सविता के ननिहाल में रहते अजय का आना जाना और भी बढ़ गया। सविता के ननिहाल में रहते अजय का आना जाना बढ़ता जा रहा था। जब भी वह आता उसकी नजरें सविता पर ही टिकी रहती। सविता ना समझ तो थी नहीं कि उसकी नजरें ना पढ़ पाती। वह उसके दिल की बात बाखूबी समझ चुकी थी। मोहब्बत का बीज जब दोनों ओर अंकुरित हो जाता है तो एक दूसरे के करीब आने में वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे सविता अजय से खुलती चली गई। वक्त के साथ दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद दोनों छिप छिपा कर एक दूसरे से मिलने लगे थे। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का सपना लिए दोनों ने जल्दी ही अपने बीच की सारी दूरियां मिटा दी। अजय और सविता जहां प्यार के रास्ते पर बेफिक्र होकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वहीं उन दोनों के प्यार की बात गांव वालों से छिपी ना रह सकी। जल्द ही इस बारे में दोनों के घर वालों को भी पता चल गया। अजय और सविता के प्यार के किस्से सुनकर दोनों के परिजन तंग आ गए थे। इसी के मद्देनजर अजय के घर वालों ने उसका रिश्ता बरेली के नवाबगंज कस्बे के एक संभ्रांत परिवार में तय कर दिया। वहीं सविता के पिता सत्यपाल शर्मा ने भी बेटी की शादी मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में पक्की कर दी। इससे सविता को अपने अरमान और ख्वाब बिखरते नजर आए। वह अजय पर गांव छोड़कर भागने का दबाव बनाने लगी, लेकिन अजय इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस पर सविता ने उसे बलात्कार के आरोप में जेल भिजवाने की धमकी दी तो उसने सविता की बात मान ली। 20 अप्रैल 2014 को सविता की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही 19 अप्रैल को वह अजय के साथ गांव से भाग गई। अजय सविता को लेकर अपने मामा के घर जा पहुंचा, जो बरेली के थाना देवरिया क्षेत्र के गांव में रहते थे। वहीं पर दोनों ने विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के बाद की जिंदगी की अच्छी शुरुआत के लिए पैसों की जरूरत होती है। सविता ने इसके लिए पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उसने अपनी योजना अजय को बताई तो सविता की योजना अच्छी लगी। उसने सविता से वादा किया कि वह इस योजना में उसका हर तरह से साथ निभाएगा। राहुल का पिता मनोज जायसवाल बरेली स्थित फतेहगंज पश्चिमी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके मकान के निचले तल पर उसकी ज्वेलरी का शौक थी। अच्छी जगह दुकान होने की वजह से ग्राहक भी खूब आते थे। ज्वेलरी बेचने के अलावा मनोज गिरवी गार्ड का भी काम करता था। उसके यहाँ आने वाले ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। मनोज के परिवार में उसकी पत्नी सीमा, एक बेटा राहुल और 2 बेटियां वर्षा और दीपिका थी। उन्होंने बेटियों के विवाह कर दिए थे। 4 साल पहले राहुल का विवाह भी बरेली के कस्बा
गढ़चिरौली के मीनू से हो गया था। उन दिनों राहुल पिता के साथ दुकान पर बैठता था। 2 साल पहले राहुल की मां का देहांत हो गया तो कुछ ही महीने बाद राहुल के पिता मनोज ने दूसरा विवाह करने की ठान ली। इस विवाह का राहुल के अलावा अन्य घर वालों ने भी काफी विरोध किया, लेकिन मनोज नहीं माने। उन्होंने अखबारों में विवाह हेतु विज्ञापन दे दिया। जल्द ही मिर्जापुर जनपद से उनके लिए एक विधवा महिला का रिश्ता आया, उसका एक बच्चा भी था। तमाम विरोधों के बाद मनोज ने विवाह कर ही लिया और घर से अलग होकर उस महिला के साथ बरेली स्थित किला थाना क्षेत्र में रहने लगे। पिता के बरेली जाने के बाद दुकान की पूरी जिम्मेदारी राहुल पर आ गई, या कह सकते हैं कि वह दुकान उसी की हो गई। सविता की दूर के रिश्ते की एक नानी थी जो राहुल की दुकान पर अक्सर खरीदारी करने जाती रहती थी। चूंकि काफी पुरानी ग्राहक थी, इसलिए राहुल उनका खास ख्याल रखता था। एक बार सविता भी अपने नानी के साथ राहुल की दुकान पर गई। नानी ने उसका परिचय राहुल से करा दिया और बोली, अगर सविता कुछ सामान खरीदने आए तो मेरी तरह उचित दाम पर ही ज्वेलरी दे देना। पहली ही मुलाकात में राहुल सविता के दिमाग में चढ़ गया। वह अक्सर उसकी दुकान पर जाने लगी। एक दिन वह शाम के वक्त राहुल की दुकान पर पहुंची तो वो दुकान बंद कर रहा था। राहुल उसे ऊपर आने के लिए ऊपर अपने मकान में ले गया और अपनी पत्नी मीनू से मिलवाया। बेडरूम में बिठाकर उसने मीनू से अपनी ज्वेलरी सविता को दिखाने को कहा, जो उसने हाल ही में बनवाई थी। दरअसल राहुल सोच रहा था कि मीनू की ज्वेलरी देखकर शायद सविता को डिजाइन पसंद आ जाए और वह वैसे ही डिजाइन की ज्वेलरी बनवाने का मन बना ले। मीनू एक अनजान लड़की के सामने अपनी अलमारी खोलकर ज्वेलरी दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन राहुल के कहने पर उसे बात माननी पड़ी। मीनू की ज्वेलरी देखकर सविता की आंखें चौधिया गई। ज्वेलरी के वजन और कीमत को सोचकर उसके मन में लालच आ गया। उस दिन सविता वहां से वापस तो लौट आई, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही ज्वेलरी नाच रही थी। इसके बाद उसने राहुल से मुलाकातें बढ़ा दी और दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। इसके बाद दोनों की बातें होने लगी। सविता को अपनी तरफ खिंचता देख राहुल भी काफी खुश था। उसका भी मन बहक चुका था। धीरे धीरे स्थिति यह आ गई कि राहुल अपने नौकर को भेजकर सविता का मोबाइल भी रिचार्ज कराने लगा। अजय के साथ भागने और शादी करने के बाद जब अच्छी जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत महसूस हुई तो सविता ने अजय के साथ मिलकर राहुल को लूटने की योजना बना ली। इसके लिए उसने मर्दों की कमजोरी वाला रास्ता अख्तियार किया। वह राहुल से खुलकर प्रेम भरी बातें करने लगी। एक साथ तन्हा समय बिताने की बात हुई तो राहुल ने मौके की तलाश शुरू कर दी। राहुल की पत्नी मीनू की बच्चेदानी पर कुछ चर्बी थी, जिस वजह से गर्भ नहीं ठहर पा रहा था। उसका इलाज नोएडा में चल रहा था। डॉक्टर गर्भाशय की चर्बी ऑपरेशन के जरिए हटाने की बात कर रहे थे। मीनू को उसी ऑपरेशन के लिए नोएडा जाना था। राहुल को सविता से एकांत में मिलने के लिए यही सही मौका लगा। इसी के लिए उसे ऐसा इंतजाम करना था कि उसे मीनू के साथ न जाना पड़े। इसके लिए उसने काम का बहाना बनाकर मीनू को अपने नौकर की पत्नी के साथ नोएडा जाने के लिए मना लिया। 25 अप्रैल को मीनू के जाने की योजना बनाई गई। राहुल ने सविता को फोन करके उससे घर पर मिलने की बात भी बता दी, लेकिन ऐन वक्त पर किसी वजह से उस दिन मीनू का जाना स्थगित हो गया। इस वजह से उस दिन राहुल और सविता नहीं मिल पाए। 2 मई को सुबह राहुल मीनू को नौकर की पत्नी के साथ लेकर बरेली जंक्शन गया और 6:30 बजे दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस से उसे दिल्ली भेज दिया। वहां से उसे नोएडा जाना था। पत्नी को भेजने के बाद राहुल ने 8 बजे सुबह फोन करके सविता को मिलने के लिए बुला लिया। उस दिन शुक्रवार था और शुक्रवार को मार्केट की साप्ताहिक छुट्टी रहती है, इसलिए उस दिन दुकान खोलने की मजबूरी नहीं थी। प्रोग्राम के हिसाब से सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन तभी राहुल को नानी की मौत का समाचार मिला। मजबूरी थी, इसलिए न चाहते हुए भी उसे बेमन से ननिहाल जाना पड़ा, जहां उसकी नानी की अंत्येष्टि होनी थी। वहां पर भी सविता ने उसे 3-4 बार फोन किया। सविता से एकांत में मिलने की तमन्ना राहुल के सिर चढ़कर बोल रही थी। अंत्येष्टि के बाद जब वह घर आने लगा तो उनके रिश्तेदार और ननिहाल वालों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन राहुल वहां नहीं रुका। शाम लगभग 6:30 बजे तक वह अपने घर पहुंच गया। उसने घर पहुंचने की खबर सविता को दे दी। इसके बाद सविता अपने पति अजय के साथ बाइक पर बैठकर राहुल के घर के लिए चल दी। बाइक अजय के मामा की थी। तकरीबन रात के 8 बजे सविता राहुल के
मकान से कुछ दूर पर उतर गई और राहुल के घर की तरफ पैदल ही चल दी। अजय वहीं मार्केट में घूमने लगा। इसी बीच उसने शराब पी और वहीं पास में एक बैंकेट हॉल में हो रहे वैवाहिक समारोह में जाकर खाना खाया। नशे की हालत में उसने बाइक एक स्थानीय पत्रकार की बाइक से भिड़ा दी। इस पर दोनों में काफी बहस हुई। अजय अपनी बाइक वहीं खड़ी करके वहां से चला गया। पत्रकार ने फतेहगंज पश्चिमी थाने को सूचना दी, जिसके बाद थाने से सिपाही वहां पहुंचे और अजय की क्षतिग्रस्त बाइक को उठाकर थाने लेकर चले गए। दूसरी ओर सविता राहुल के घर पहुंची तो राहुल ने खुद आकर शटर खोला और उसे अपने साथ दूसरी मंजिल पर बने अपने बेडरूम में ले गया। कुछ देर दोनों बीच बातें होती रही। फिर राहुल 2 गिलास और फ्रिज से फ्रूटी की बोतल निकाल कर ले आया। उसने फ्रूटी मेज पर रख दी। सविता फ्रूटी की बोतल उठाकर दोनों गिलासों में पलटने लगी। इसी बीच राहुल टॉप फ्लोर पर बने टॉयलेट चला गया। सविता ने मौके का फायदा उठाकर अपने पर्स में रखी बेहोश होने वाली 2 टेबलेट का पिसा पाउडर निकाला और राहुल के गिलास में मिला दिया। जब राहुल टॉयलेट से वापस आया तो सविता ने एक गिलास उसे देकर दूसरा गिलास अपने होठों से लगा लिया और सिप करने लगी। राहुल फ्रूटी पीते हुए टीवी चला कर के प्रोग्राम सेट करने लगा। करीब 20 मिनट बाद राहुल बेहोश होकर बेड पर लुढ़क गया। राहुल के बेहोश होते ही सविता ने अजय को फोन करके आने को कहा। लगभग 11 बजे अजय आया तो सविता उसे शटर उठा करके अंदर ले गई। आने के बाद अजय राहुल को होश में लाने की कोशिश करने लगा। वह होश में आया तो अजय ने 315 बोर का तमंचा तान कर राहुल के पेट के बल लेटने की हिदायत दी। डर कर राहुल पेट के बल लेट गया। सविता ने राहुल के हाथ पीठ की तरफ लाकर अपने दुपट्टे से बांध दिए, साथ ही राहुल के पैर भी उसकी शर्ट से बांध दिए। इसके बाद अजय ने अलमारी की चाबी मांगी तो राहुल ने देने से इनकार कर दिया। इस पर अजय ने उसे डराने के लिए तमंचे से एक हवाई फायर किया। उसने एक बार फिर चाबी मांगी लेकिन राहुल ने चाबी देने से मना कर दिया। इस पर अजय को काफी गुस्सा आया और उसने राहुल की कनपटी पर तमंचे की नाल रखकर एक गोली मार दी, जो कि गर्दन के पार होते हुए बाहर निकल गई। राहुल ने उठने की कोशिश की लेकिन हाथ पैर बंधे होने के कारण वह गिर पड़ा, जिससे मेज पर रखा फ्रूटी का गिलास टूट गया। उसी गिलास के टूटे कांच से अजय ने राहुल की गर्दन काटी। उसके बाद उसने बेल्ट से उसका गला कसकस दिया, जिससे राहुल की मौत हो गई। राहुल को मौत के घाट उतार कर अजय और सविता ने अलमारी का लॉक तोड़ा और उसके अंदर बनी छोटी तिजोरी का लॉक भी तोड़कर उसमें रखी पूरी ज्वेलरी और लगभग 40,000 रुपए निकाल लिए। यह सब करते करते रात का 1 बज गया था और उनका काम भी हो गया था, तो दोनों वहां से निकल आए। अजय ने बाहर आकर अपनी बाइक ढूंढी लेकिन बाइक नहीं मिली, क्योंकि बाइक सिपाही थाने लेकर चले गए थे। अजय ने बैंकेट हॉल के बाहर एक खड़ी बाइक में अपनी चाबी लगाई तो वह स्टार्ट हो गई। उस बाइक पर बैठकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। अजय के बहन बहनोई दोनों बरेली के भोजीपुरा थाने के एक गांव में रहते थे। अजय सविता को साथ लेकर रात के 3 बजे अपनी बहन के घर पहुंच गया। 2 दिन दोनों वहीं रुके। इसी बीच अजय ने अपने घर जाकर लूटी ज्वेलरी और पैसे भैंसों के बाड़े में चारा रखने वाली नांद के नीचे जमीन में छिपा दिए। लूट का माल ठिकाने लगाकर वह अपनी बहन के घर फिर चुके से वापस आ गया। फिर 5 मई को दोनों हनीमून मनाने नैनीताल चले गए। 7 मई को दोनों वापस बरेली आए। इज्जत नगर रेलवे स्टेशन से वे बाहर आकर खड़े ही हुए थे कि फतेहगंज पश्चिमी थाने के इंस्पेक्टर ने अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अजय की निशानदेही पर चुराई सभी ज्वेलरी और 40,000 रुपए भी बरामद कर लिए। हत्या में प्रयुक्त बाइक पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी थी। आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद दोनों को सीजीएम की अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। सविता और अजय एक दूसरे को प्यार करते थे, यह गलत नहीं था। दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली, इसे भी गलत नहीं कहा जा सकता था। लेकिन अपने प्यार को मंजिल देने के लिए जब वे गुनाह के रास्ते पर उतर आए तो अंजाम बुरा ही होना था। आज की कहानी यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।